जय हिंद। आज हम समझेंगे कि सूर्य के पास इतना एनर्जी कैसे आता है, सूर्य हरदम चमकते कैसे रहता है, आखिर उसके पास इतना एनर्जी कैसे आता है। हम एगो हाइड्रोजन बल्ब जला देते हैं तो एक के दिन में 1000 का बिल आ जाता है। वो हरदम इतना बड़ा हाइड्रोजन जलाता रहता है, कहाँ से जलाता है? इतना एनर्जी सूर्य के पास आता कहाँ से है? तो देखिए सूर्य के पास ना, सूर्य जो होता है, सूर्य के पास हाइड्रोजन होता है, ज़्यादातर हाइड्रोजन होता है। सूर्य जो है हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। हाइड्रोजन गैस मतलब जैसे देखिए हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जो गुब्बारे में भरते हैं गुब्बारा उड़ने लगता है, जो उड़ने वाले गुब्बारे में गैस भरा होता है ना, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। अब सूर्य जो है 73% लगभग किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस से। बाकी में हीलियम वगैरह है सब और सारे तत्व हैं। तो सूर्य जो है 73% लगभग हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसी हाइड्रोजन से ना इसको एनर्जी मिलती है। अब इस हाइड्रोजन से कैसे एनर्जी मिलती है बाबू? देखो हाइड्रोजन के बारे में पहले समझ लीजिए कि हाइड्रोजन का नेचर कैसा है। तो देखिए हाइड्रोजन का 3 नेचर होता है। हाइड्रोजन 3 रूपों में पाया जाता है। जैसे कोई अगर आदमी होता है तो उसका घर जितना सम्मान नहीं ना होगा, मतलब घर पे जितना सम्मान नहीं दिया जाता है उतना अगर ससुरारी जाता है तो दामाद बन के जाता है, इतना आदर सत्कार रहता है और सीना तान के रहता है, यहाँ के दामाद है ना। वैसे ही हाइड्रोजन कई रूप में पाया जाता है। घर पे अलग जैसे रहते थे, आप ससुरारी गए तो अलग, वैसे सेम ये भी हाइड्रोजन है। ये क्या करता है, इसके 3 रूप पाए जाते हैं। कैसे 3 रूप? यहाँ पे आपके 2 रूप पाए जा रहे थे, अब इसके 3 रूप हैं। एक हाइड्रोजन जो होता है इसका भार 1 ग्राम होता है। ऐसे मतलब सिंपल भाषा में बोल रहे हैं हम, इसका ग्राम दूसरे यूनिट में मापा जाता है, AMU में। तो बस समझिए कि हाइड्रोजन 1 जो होता है उसका 1 ग्राम द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन 2 जो होता है इसका 2 ग्राम द्रव्यमान होता है। और हाइड्रोजन 3 जो होता है इसका 3 ग्राम द्रव्यमान होता है। तो मतलब 1 और 2 3 किस लिए लिखा गया है? ये मतलब उसके भार को दर्शाने के लिए। 1 वाले को बोलते हैं हाइड्रोजन 1, यानी कि 1H1। इसको क्या बोलते हैं? इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं? इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम। ठीक, तो देखिए ट्राइटियम जो होता है ये मतलब बहुत कम रूप में, बहुत कम पृथ्वी पे पाया जाता है। ये पृथ्वी पे बहुत कम इसकी मात्रा है, ड्यूटेरियम की ज़्यादा है और इसकी ज़्यादा है। ठीक, तो देखिए हाइड्रोजन के रूप के बारे में तो आप समझ गए। अब देखिए बना है किससे? बना है पूरा मतलब 3 रूप से। 3 रूप से हाइड्रोजन रहता है, पाया जाता है। मतलब या तो ये मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा। अब इसका एगो खास बात है, एगो खास बात ये होता है कि नाभिकीय संलयन में ही बहुत अच्छा काम करता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन के बारे में पहले समझिए कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। यही प्रक्रिया होता है सूर्य में, तो सूर्य से चमकता है नाभिकीय संलयन के द्वारा ही। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? 2 चीज को मिला देना ना, 2 चीज को मिला के एक चीज बना देना संलयन कहलाता है। जैसे मार्कर है, इसका कैप है, इन दोनों को ऐसे मिला दिए तो इसका संलयन हो गया। किस चीज का संलयन हुआ? मार्कर और कैप का संलयन हुआ। सेम वैसे ही पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? परमाणु। अब हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस का एगो परमाणु ले लेते हैं। देखिए क्या ले लेते हैं? परमाणु ले लेते हैं। ठीक, अब 2 परमाणु ले लिए, मतलब कि 2 हाइड्रोजन गैस का परमाणु है। ठीक, अब इन दोनों परमाणुओं को संलयन कराएंगे ना तो ऊर्जा निकलता है, यही कहलाता है नाभिकीय संलयन। नाभिक देखिए नाभिकीय संलयन काहे बोलते हैं? कहाँ से ना कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देते हैं और जो उसका नाभिक बचता है, जो उसका प्रोटॉन बचता है, उसी का मिलन कराते हैं। मतलब देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है, जो परमाणु है वो कैसा होता है? परमाणु जो होता है देखिए पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे न्यूट्रॉन भी होता है या नहीं होता है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता रहता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इसके पास अट्रैक्ट होता है, खींचता है इसकी तरफ। किसके तरफ? प्रोटॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ये खींचता है, तो इसके चारों तरफ घूमने लगता है। ठीक, मतलब जब देखिए अट्रैक्शन होता है तो उसका चक्कर लगाया जाता है। तो वैसे ही ये चक्कर लगा रहा है, समझ में आया? तो वैसे ही परमाणु होता है। परमाणु कोई भी इसी टाइप का होगा, या तो उसमें न्यूट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता भी है, नहीं भी होता है। इसमें न्यूट्रॉन होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। तो देखिए हाइड्रोजन के क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन है? जो बहरिया चक्कर लगा रहा है। न्यूट्रॉन कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस बीचवा में रहते हैं, दोनों बैठे रहते हैं सब। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल के फेंक देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दिए, बस क्या बचा? नाभिक बचा। नाभिक इस बीच वाले को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियस को क्या करते हैं? हम मिलाते हैं। ठीक, क्या मिलाते हैं? इसको मिलाते हैं। लेकिन अब मिलाना बहुत कठिन काम है बाबू, मिलाना बहुत कठिन काम है। क्या कठिन काम है इसमें? इसमें ये कठिन काम है कि
जो सेम चार्ज होते हैं रिपेल करते हैं। मतलब जैसे चुंबक को कभी कभी आप सटाते हैं तो सटता नहीं है, धकियाता है। सेम वैसे ही ये परमाणु जो है ना सटेगा नहीं, धकियाएगा। कहाँ से कि दोनों के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब उस पर धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक आवेश। तो देखिए जब ये उल्टा उल्टा था तब तो अट्रैक्शन हो रहा था, इसलिए इसका चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था। लेकिन अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को मिलाना है। पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते हैं आपस में रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। जैसे लड़का लड़का झगड़ा करते हैं सब, लेकिन अगर उसका उल्टा आ जाएगा तो झगड़ा नहीं करेंगे सब, वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगा, तो दोनों मतलब साथ रहेंगे। वैसे ही सेम इसमें भी होता है, परमाणुओं में भी जो एक समान रहेगा वो रिपेल करेगा। अब निगेटिव निगेटिव भी आपस में रिपेल करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव भी आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब धक्का देना, एक दूसरे को दूर धक्कियाते हैं सब। अब देखिए इन दोनों को संलयन कराना मुश्किल है। कहाँ से कि जब इसके पसवा लाएंगे तुरंत ही फेंका जाएगा। कैसे फेंका जाएगा, तुरंत ही इसको धकिया जाएगा, तो उधर जा, कहाँ हमारे पास आ रहा है, तुरंत ही फेंका जाएंगे सब दोनों। लेकिन इनका संलयन जब तक होगा नहीं तब तक हमको ऊर्जा मिलेगा ही नहीं। जब संलयन होता है तो उससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। अब हर संलयन में नहीं मिलता है। अब लोहा का कराएंगे तो उसमें एनर्जी देना पड़ता है। Fe मतलब आयरन का अगर संलयन कराएंगे तो उसमें एनर्जी देना पड़ता है। अब हाइड्रोजन का करा रहा है मान लीजिए, तो हाइड्रोजन का क्या किया, हाइड्रोजन का क्या किया, एक एक परमाणु ले लिए, 2 परमाणु है, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लिए, मतलब उसका नाभिक ले लिए, इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दिए। अब इसको क्या करा रहे हैं, धकिया रहे हैं, दबा रहे हैं, तो ये संलयन होगा। लेकिन संलयन कराने के लिए क्या चाहिए, हमको प्रेशर चाहिए, प्रेशर, बहुत प्रेशर चाहिए। अब बताइए, एगो तो इस सुई के नोक पे 10 गो 100 वाले परमाणु रहेंगे सब सुई के नोक पे, और 100 गो परमाणु में अब उसमें से पॉजिटिव चार्ज खोजिए। अब पॉजिटिव चार्ज, अब बताइए कितना छोटा छोटा होगा, बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा। अब इस छोटे छोटे को एकदम तेजी के साथ एक साथ दबाना है, और जब तक दबाएंगे नहीं तब तक संलयन होगा नहीं। जब देखिए क्या होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज अगर कुछ पास आ गया, मतलब हल्का सा फासला है उसमें, हल्का सा दूरी है दोनों के बीच में, तब तो वो अपने आप पे खींच के अपने में बंध जाएगा। कहाँ से कि आप अगर 11th पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय फोर्स होता है, नाभिकीय बल होता है एक, लेकिन उसका रेंज कम होता है। नाभिकीय बल ना जो है, इसके जो ये रिपेल कर रहा है, धकिया रहा है, उससे ज़्यादा है। और ये कैसा होता है, खींचने वाला होता है, मतलब 2 चीज को आपस में खींचेगा। अब नाभिकीय बल इन दोनों के बीच लगेगा ना तो ये दोनों सट जाएंगे सब, मतलब कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, नाभिकीय बल। लेकिन ये जो चार्ज वाला है, चार्ज वाला, सेम चार्ज वाला, ये क्या करेगा, ये दोनों को दूर भगाएगा। तो देखिए ये दोनों को दूर भगाने वाला जो बल है ना, ये दूरी दूरी पे भी लग जाता है। और नाभिकीय बल जो है एकदम पास आएगा तब लगेगा, लेकिन है जो धकिया रहा है इससे ज्यादा है। ये जो खींचने वाला बल है इससे ज्यादा है, लेकिन ये कम रेंज पे लगता है, कम दूरी पे लगता है। अब बताइए कम दूरी पे जब लगेगा तो ये कम दूरी पे, मतलब कि अगर बहुत नजदीक लाएंगे तब ये अपना काम करके अपने आप को मिला लेगा। लेकिन यहाँ दूरी तक, कम दूरी तक लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या डिफिकल्ट होता है, देखिए ना, अब जैसे पास पास लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, और ये भी यहाँ से यहाँ तक आएगा, तब तो कैसे लौट जाएंगे, सब लौट जाएंगे। अब बताइए इतना नज़दीक लाना है, बहुत कम फासला हो, बहुत कम दूरी हो दोनों के बीच। जब बहुत कम दूरी होती है तब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जब बहुत कम दूरी होती है तो दोनों आपस में न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंध जाते हैं, नाभिकीय बल के द्वारा। नाभिकीय बल क्या होता है भाई, नाभिकीय बल जो होता है ना, नाभिक, 2 नाभिकों को एक में जोड़ने वाला बल होता है। लेकिन ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज में लगता है, छोटी दूरी में लगता है, बहुत कम दूरी रहेगा तब लगेगा। अगर दूर कर देंगे तो तनको इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। लेकिन है चार्ज वाला जो रिपेल करने वाला है, धकियाने वाला बल जो है, ये दूरी में भी लगता है, दूरी में भी धकिया देगा इसको, लेकिन इससे कमजोर होता है, खींचने वाले बल से कमजोर होता है। लेकिन देखिए ना, जब तक नजदीक नहीं आएगा तो इसके बरियार होने का क्या फायदा, जब तक नजदीक नहीं आएगा तब तक खींचेगा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमको पहले लाना है दोनों को पास। अब बताइए पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद ये क्या होगा, ये आपस में
कुछ फासले रह जाएंगे, कुछ दूरी रह जाएंगे। उसके बाद कुछ दूरी जब रहेगा तब अपने आप नाभिकीय बल द्वारा दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि बहुत अगर पास ला देंगे तो अपने यहाँ पे दोनों नाभिक जुड़ जाएंगे। तो दोनों नाभिक जुड़ जाने से क्या होगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन में कैसे होता है, देखिए जब सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है तो क्या होता है, देखिए सूर्य में इस प्रकार नाभिकीय संलयन होता है, दो हाइड्रोजन एटम जो है वो दब जाते हैं। अब ये चैन रिएक्शन अभी बताएंगे कैसा चैन रिएक्शन है। देखिए दो नाभिक क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे जुड़ेंगे किसी प्रकार से, मान लीजिए इसमें प्रेशर आ गया, कोई धकिया दिया, इसको पास में आ गए, जुड़ गए, ठीक। एक साइड और दो नाभिक जुड़ गए, ठीक। अब क्या होगा, ये जब जुड़े तो जुड़ते समय, जुड़ने पे एनर्जी देते हैं, सब ऊर्जा देते हैं हीट के रूप में, कई रूप में देते हैं एनर्जी, ऊर्जा, ठीक। तो हीट के रूप में ऊर्जा देंगे। और देखिए यहाँ पे जहां जहां ये मिलेंगे ना तहां तहां ऊर्जा निकलेगा, जहां जहां जो कोई मिलेगा वहां वहां एनर्जी निकलेगा इसमें। तो हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े तब क्या निकला, एनर्जी निकला। और बना क्या, देखिए बनेगा क्या, एगो इसमें, देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, ये हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से बना है, ठीक। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि इसमें एक प्रोटॉन है। और ये जो होता है, ये परमाणु भार, ये क्या बताता है कि ये मतलब कि प्रोटॉन के बाद जितना ये अधिक होगा परमाणु भार, उतना न्यूट्रॉन होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक है ना, तो एक में से और एक घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, तो इसमें देखिए घटा रहे हैं तो 0 बच रहा है, यानी इस परमाणु में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। एक में से एक जाएगा, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें से 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 न्यूट्रॉन, यानी इसमें 1 न्यूट्रॉन है। इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे, 2 न्यूट्रॉन है। ऐसे न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जाती है, ठीक। तो समझ में आ गया। अब देखिए पहले वाले हाइड्रोजन हम लिए हैं 1H1 1H1 1H, मतलब पहला रूप वाला। अब देखिए इसमें से क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहरी फेंक दिए हैं। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकल के बाहरी फेंक दिए हैं, उसके बाद क्या हुआ, इसमें बचा एगो प्रोटॉन, कैसे कि न्यूट्रॉन इस वाले में है नहीं, ठीक। अब एक और लाए, ठीक। ये क्या हुआ, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन, दोनों को चिपकाए तो क्या हुआ, एक नाभिक बना। लेकिन इसमें एगो प्रोटॉन जो है ना, चिपकने के बाद न्यूट्रॉन में बदल जाता है। अब देखिए जब हम किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या बन जाता है, प्लाज्मा अवस्था। ऐसा कब होगा, जब किसी चीज को बहुत हीट देंगे, बहुत गर्मी देंगे, तब जाके ऐसा होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। जैसे हम किसी ठोस को पिघलाते हैं, जैसे बर्फ ले लीजिए, बर्फ पानी वाला, उसको पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी। अब उसको थोड़ा गर्म करेंगे, भाप बन जाएगा, गैस बन जाएगा। जब गैस को गर्म करते हैं ना, तब प्लाज्मा स्टेट होता है। प्लाज्मा स्टेट नहीं देखे हैं, जो बिजली चमकता है ना, सब प्लाज्मा है। हाई इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इसमें ऐसे तार को दूर करने पे भी इसमें करंट जो फ्लो होने लगता है, जो बनता है फ्लो का, वो क्या होता है, वो भी प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा स्टेट। तो ये प्लाज्मा स्टेट जो होता है बहुत हीट पे उत्पन्न होता है, बहुत गर्मी देने पे प्लाज्मा स्टेट उत्पन्न होता है। तो देखिए ये जब इलेक्ट्रॉन उसमें से सारे निकल जाएंगे तो प्लाज्मा स्टेट बन जाता है। तो मतलब कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्लाज्मा स्टेट। अब सूर्य में इसी प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, मतलब कि हीट पहले चाहिए तभी हम नाभिकीय संलयन कर सकते हैं। हीट चाहिए, प्रेशर चाहिए, हीट चाहिए, प्रेशर चाहिए, क्या चाहिए, हीट चाहिए, प्रेशर चाहिए। अब इतना हीट चाहिए कि प्लाज्मा स्टेट में होना चाहिए। अब ऐसा कोई हीट है ये नहीं है पृथ्वी पे जो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट कर दे। हाँ, कोई तकनीकी विधि से कर सकते हैं, जैसे कि हाई इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, ऐसे नॉर्मल विधि में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, जब परमाणु के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के अब बादल जैसे बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, निकल के एगो बादल जैसे बना लेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट बन गया, प्लाज्मा स्टेट का परमाणु बन गया। मतलब ये चौथा अवस्था होता है किसी पदार्थ का। तो समझ में आ गया कि प्लाज्मा स्टेट क्या होता है। अब नाभिकीय संलयन जो होता है प्लाज्मा स्टेट में भी होता है, प्लाज्मा स्टेट में ही होता है और किसी स्टेट में नहीं होगा, मतलब प्लाज्मा अवस्था में ही होगा। अगर ऐसे नाभिक है तो नहीं संलयन होगा, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है उसको दबाने से। तो देखिए ये क्या हुआ, मतलब जब इन दोनों को प्रेशराइज करेंगे तो मिल गए, लेकिन ये प्लाज्मा स्टेट में मिले हैं, ठीक। अब क्या हुआ, ये बन गया ड्यूटेरियम का नाभिक। कैसे, देखिए ये जो होता है ना, मिलने के बाद क्या बन जाता है, एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन, नाभिक बनेगा। कैसा नाभिक, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, लेकिन इसमें होना चाहिए 2 प्रोटॉन, कैसे कि एक प्रोटॉन मिलकर 2 प्रोटॉन बनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक प्रोटॉन बन जाता है, एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में बदल जाता है। क्या हो जाता है, एक
प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है। इसमें क्या है, एगो न्यूट्रॉन है एगो प्रोटॉन है। तो देखिए इसमें भी क्या बन गया, एगो प्रोटॉन और एगो न्यूट्रॉन। तो ये क्या बन गया, ड्यूटेरियम बन गया, हाइड्रोजन का दूसरा रूप बन गया। वैसे इधर भी हुआ, वैसे इधर भी, और दो हाइड्रोजन जुड़े तो दो नाभिक जुड़ा, लेकिन एगो नाभिक जो है किसमें बदल गया, न्यूट्रॉन में बदल गया। एनर्जी तो निकला लेकिन न्यूट्रॉन में बदल गया, और एक प्रोटॉन प्रोटॉन ही रह गया। समझ में आया। तो जब ये दोनों मिले तो एक ड्यूटेरियम बना दिए। अब ड्यूटेरियम में जब एक और हाइड्रोजन मिलाते हैं, एक और हाइड्रोजन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एक और हाइड्रोजन का एटम। मतलब देखिए ड्यूटेरियम क्या है, इसमें दो चीज है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। उसके बाद हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन फिर से मिलाते हैं जिसमें बस क्या है, एक प्रोटॉन है। अब इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तीन गो प्रोटॉन बनेगा, तीन गो मतलब वो बनेगा, तीन कण वाला बनेगा नाभिक। तीन कण वाला कैसे, देखिए 1 2 और 3, तो 3 कण वाला नाभिक बनेगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा हीलियम 3। हीलियम 3 क्या बनेगा, हीलियम 3। मतलब देखिए हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 1 न्यूट्रॉन होता है, तो इसमें 1 न्यूट्रॉन ऐसे ही रह जाएगा, और ये जो प्रोटॉन अब थे प्रोटॉन ही रह जाएंगे। इसमें कोई बदला नहीं, बस क्या बना, हीलियम 3 बन गया। ठीक, समझ में आया। ऐसे बनता है हीलियम 3 और ऐसे बनता है ड्यूटेरियम। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला क्या बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मिलने से ड्यूटेरियम, मतलब ये वाला हाइड्रोजन बनता है। अब इस हाइड्रोजन में फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनता है, फिर से हीलियम बनता है। हीलियम 3 हीलियम का आइसोटोप है। जैसे हाइड्रोजन का कई गो रूप होता है, वैसे ही हीलियम का कितना रूप होता है, 5 रूप। हीलियम 2, हीलियम 3, हीलियम 4, हीलियम 5, हीलियम 6। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 2 2 2। सबका परमाणु क्रमांक 2, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया कि आपको हीलियम का 5 समस्थानिक होते हैं, 5 आइसोटोप्स होते हैं, मतलब 5 रूप में हीलियम पाया जाता है। अब हीलियम का ये रूप हमको मिल गया, कौन सा रूप, ये दूसरा रूप हीलियम 3। हीलियम 3 में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है 1 न्यूट्रॉन होता है। देखिए कैसे, 2 प्रोटॉन, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ये जो है प्रोटॉन की संख्या, तो 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन मिल गया, तो ये हो गया हीलियम। ठीक, मतलब जैसे मिला, इसमें क्या है, एगो प्रोटॉन है एगो इसमें प्रोटॉन है, दोनों मिला तो 2 प्रोटॉन तो रह गया, लेकिन एगो पहले से इसमें न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन रह गया, तो क्या होगा, ये बन गया हीलियम 3, यानी हीलियम का एक समस्थानिक। अब इधर भी ऐसे ही हुआ, हीलियम 3 बन गया। अब हीलियम 3 बनने के बाद, हीलियम 3 बनने के बाद जब इन दो हीलियम 3 को प्रेशराइज करके मिलाएंगे तो क्या होता है, फिर से जहाँ जहाँ मिल रहे हैं वहाँ वहाँ एनर्जी निकल रही है। देखिए यहाँ भी मिले हैं ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ये मिले हैं तो हीलियम 3 बना है ना, यहाँ पे भी ऊर्जा निकला है, यहाँ पे भी ऊर्जा निकला है। अब देखिए यहाँ पे भी जब हीलियम 3 और हीलियम 3 2 बन गए तो इन दोनों को भी मिलाएंगे। अब इन दोनों को मिलाने से क्या हुआ, देखिए इसमें भी 2 प्रोटॉन, इसमें भी 2 प्रोटॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन। हीलियम 3 में यही ना होता है, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, यही ना होता है हीलियम 3 में। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हीलियम 4 बन जाएगा। कैसे हीलियम 4 बनेगा, देखिए क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, देखिए 2 प्रोटॉन रह गया और उसके बाद ये 2 जो है, ये 2 न्यूट्रॉन भी रह गया। ठीक, न्यूट्रॉन रह गया, लेकिन अब 2 प्रोटॉन रह गया, मतलब कि एक प्रोटॉन। अब इसमें का 2 प्रोटॉन कहाँ गया, तो 2 प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन बन के निकल जाता है। हाइड्रोजन कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बन के निकल जाता है। अभी इतना तेजी से निकलता है कि फिर से जाके दूसरे से टकराएगा। वैसे ही अभिक्रिया जैसे ही हुआ है ना, फिर से उसको भी कराएगा, फिर से उसको भी कराने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं चैन रिएक्शन। मतलब ये अब कभी शांत नहीं होगा, एक बार चालू कर दिए तो ऐसा होता रहेगा। ठीक, तो ऐसे होता है चैन रिएक्शन। अब हीलियम 4 बना। हीलियम 4 कौन सा है, हीलियम 4 ये मतलब सबसे स्टेबल रूप होता है हीलियम का। ठीक, ये हीलियम 4, तो हीलियम 4 बन गया। अब हीलियम 4 में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और इसमें क्या था, जब हीलियम 3 को मिलाए थे तो 2 प्रोटॉन इसमें था, 1 न्यूट्रॉन इसमें था, इसमें भी 2 प्रोटॉन था और 1 न्यूट्रॉन था। तो यहाँ पे तो बस 2 प्रोटॉन पहुंचा और 2 न्यूट्रॉन पहुंचा, लेकिन है 2 प्रोटॉन यहाँ का कहाँ गया, ये जो है ये बन गया क्या, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन दोनों जाके फिर से आगे क्या करेंगे, फिर से 2 से टकराएंगे, 2 से फिर से टकराएंगे, तो ऐसे बन जाएगा। अब फिर से यही चैन रिएक्शन चलने लगेगा। चैन रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा ना, अभी इसमें समझाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए ये ऐसे होता है सूर्य में। अब जहाँ जहाँ दोनों मिल रहे हैं वहाँ वहाँ क्या बन रहा है, एनर्जी बन रहा है। यहाँ भी एनर्जी बना, यहाँ भी एनर्जी बना, फिर यहाँ मिले सर तो यहाँ भी एनर्जी बना, लेकिन गामा किरण निकली। गामा किरण जो होती है एक रेडिएशन टाइप की किरण होती है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है। ये भी क्या होती है, ये यहाँ पे भी गामा किरण निकलेगी और यहाँ पे मिले
तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकला और हीलियम परमाणु बन गया। हीलियम 3 मिला तो क्या बना, हीलियम 4 बन गया और हाइड्रोजन परमाणु मिल गया। समझ में आ गया। मतलब नाभिकीय संलयन क्या है, जब दो परमाणुओं को जोड़ते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी निकलती है, उसके बाद जरूरी नहीं है कि एनर्जी निकलेगी, कभी कभी एनर्जी निकलती है, कभी नहीं भी निकलती है, कभी देना पड़ता है बाहर से। जब दो नाभिकों को जोड़ते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। समझ में आ गया। इसी से ऊर्जा मिलता है। अब क्या होता है, सूर्य में हाइड्रोजन के 2 परमाणु जोड़ते हैं और हाइड्रोजन के 2 परमाणु जोड़ने से क्या होगा वहां पे ऊर्जा निकलेगा तो हमको ऊर्जा मिलता है सूर्य से। तो इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है। अब ऊर्जा मिला कहां से भाई, ऊर्जा मिला कहां से, ऊर्जा हमको मिलता है कहां से, ये जो 4 परमाणु मिला है ना, इसका कितना परमाणु भार होना चाहिए, एक इसका होता है, एक इसका होता है, एक इसका होता है, एक इसका, मतलब कि 4 परमाणु भार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आते आते कम हो जाता है, यहाँ पे आते आते क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो जब कम हुआ, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे मिला तो कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो यही जो जितना कम हुआ रहता है, हीलियम 4 बनता है, तो यहाँ पे जितने परमाणु मिलाए रहते हैं हम इसमें, उसमें से कुछ कम हो जाता है भार। तो वही जो भार कम हुआ रहता है, जो मास कम हुआ रहता है, जो द्रव्यमान कम हुआ रहता है, उसी को ये एनर्जी के रूप में बदल देता है। अब कैसे देखिए क्या होता है। आइंस्टीन का जो एक फार्मूला था E=mc², क्या था, mc²। तो देखिए एनर्जी को मास में बदल सकते हैं, मास को एनर्जी में बदल सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर 1 ग्राम मास है तो 1 ग्राम में प्रकाश की चाल का स्क्वायर करके गुणा कर देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको स्क्वायर करके और इसमें गुणा कर देंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब बताइए, जितना मास कम होगा उतना एनर्जी मिलेगा, जितना मास इसमें से कम हुआ वो एनर्जी के रूप में बदल जा रहा है। इस फार्मूले से एनर्जी निकाली जाती है नाभिकीय संलयन का। तो समझ में आ गया कि नाभिकीय संलयन से काहे ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा इसलिए नाभिकीय संलयन से निकलती है कहाँ से कि इसमें मास लूज होता है, मास लूज होता है। मतलब जितना मिलाए थे, जितना द्रव्यमान में मिलाए थे, मान लीजिए 1 किलो हाइड्रोजन मिलाए थे ना, तो यहाँ पे कम में मिलेगा, 800 ग्राम मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे हीलियम 800 ग्राम मिलेगा, तो ऐसे मिलता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मास लूज हुआ है, मतलब कि मास की कमी हुई है, द्रव्यमान की कमी हुई है। वही द्रव्यमान किस में बदल गया, ऊर्जा में बदल गया। द्रव्यमान मतलब वजन। देखिए ना, ये मार्कर कितने वजन का है, ये जो वजन है ना, इसका किस में बदल गया, एनर्जी में बदल गया। और उस एनर्जी को कैसे निकालते हैं, E=mc²। तो जितना मास इसमें से कम हुआ है, m की जगह पे रख दीजिए और c की जगह पे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रख दीजिए, हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कितना एनर्जी मिलेगा। समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो हो गया नाभिकीय संलयन, यही सूर्य में होता है। अब देखिए इसमें से 2 निकले। अब ऐसे ही चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन मतलब एक बार चालू कर दिए अभिक्रिया होते रहेगा। कैसे, देखिए क्या होता है, हम पृथ्वी पे करा पाते हैं केवल नाभिकीय विखंडन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, और इसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, FISSION फिजन, और यहाँ पे क्या होता है, FUSION होता है। ठीक, तो फ्यूजन का ये होता है। तो ये फ्यूजन और फ्यूजन, देखिए फ्यूजन मतलब मिलना, अब फिजन मतलब टूटना। फ्यूजन मतलब मिलना, फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब मिलना, फिजन मतलब टूटना। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। एगो बड़का परमाणु भार लेते हैं, बड़का परमाणु भार, जिसको तोड़ के 2 भाग में बनाएंगे। नहीं समझ में आया, यूरेनियम लेते हैं, बहुत बड़े परमाणु भार वाला होता है यूरेनियम। इसका परमाणु भार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यूरेनियम को लेते हैं। कैसे कि बड़ा परमाणु है, इसको तोड़ेंगे। अब हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो उसमें से क्या मिलेगा, एगो तहती चुकी खुदे है, उसमें से तोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बड़ा परमाणु लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना, जैसे 2 जुड़ा है मार करना, इसमें से कैप निकाल दिए तो इसका क्या हो गया, विखंडन हो गया। वैसे ही नाभिक का जब विखंडन हो जाता है तो इसके लिए हमको बड़ा चीज़ चाहिए तोड़ने के लिए, छोटी चीज़ में से तो तोड़ नहीं सकते है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूरेनियम का एक आइसोटोप्स होता है 235 परमाणु भार वाला, 235 ग्राम मान लीजिए। तो 235 ग्राम परमाणु भार वाला यूरेनियम का आइसोटोप्स होता है। और यूरेनियम को आप जानते हैं रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब कि ये विकिरण छोड़ता रहता है, मतलब रेडिएशन छोड़ता रहता है जो हमारे लिए हानिकारक होती है। रेडिएशन क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे गामा रे, एक्सरे वगैरह, ये सब रेडिएशन है। समझ में आया। रे क्या होता है, प्रकाश होता है। तो इसे एनर्जी जो होता है मतलब रेडिएशन के रूप में इसमें से निकलता है। तो ये जो यूरेनियम होता है रेडिएशन छोड़ता है। अब इसको क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। कहाँ इसी को तोड़ते हैं, इसको एगो तो तोड़ना आसान है, और उसके बाद ये बड़ा होता है, ये परमाणु बम में यूज किया जाता है। ये तो सूर्य का था, सूर्य में कैसे होता है। अब ये जो होता है परमाणु बम में यूज किया जाता है। परमाणु बम में यूरेनियम पे एगो न्यूट्रॉन फेंक देते हैं, और जैसे फेंकते हैं ना, जैसे उसके नाभिक
से टकरा जाता है यूरेनियम के नाभिक से। मान लीजिए कि यूरेनियम का एक बड़ा सा नाभिक है, ठीक। अब जैसे न्यूट्रॉन इस पे एगो फेंक के मारे ना, बस ये क्या हो गया, 2 भागों में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मतलब टूटना, 2 भागों में टूट गया इसका नाभिक। कौन कौन सा बना, देखिए बन जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन। क्या बनता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक। तो ये बनता है जब यूरेनियम का नाभिक टूटता है। तो जैसे टूटता है उसके बाद ये दोनों बनेगा, क्या क्या बनेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन बनेगा। ये देखिए ये क्रिप्टॉन है और ये बेरियम है, तो बेरियम क्रिप्टॉन बन गया। और जैसे टूटा वहाँ पे एनर्जी, बहुत मात्रा में एनर्जी निकलती है। और उसके बाद क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या मारे थे हम, न्यूट्रॉन मारे थे। यहाँ पे फूटा तो 3 गो न्यूट्रॉन फेंका। अब जितने तेजी से हम न्यूट्रॉन को मारे थे ना, उतने तेजी से ये फेंकता है। और जैसे फेंकेगा ना, आगे वाले यूरेनियम को फिर से तोड़ देगा। देखिए ना, अगर इतना बड़ा यूरेनियम का टुकड़ा लेंगे तो इसमें मिलियन ट्रिलियन मतलब बहुत ज़्यादा यूरेनियम के परमाणु होंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे टूटता जाएगा, एक को मार के अगर तोड़ दिए, यूरेनियम के एक परमाणु को मार के तोड़ दिए ना, उसके बाद क्या होगा, उसमें से 3 न्यूट्रॉन, मतलब वो आगे जाके 3 गो को तोड़ेगा। और 3 गो में से 3 गो निकलेगा, मतलब आगे जाके 9 गो को तोड़ेगा। अब 9 गो में से कितना निकलेगा, 3 गो निकलेगा, मतलब कि 9 3 27 गो, 27 गो को आगे जाकर ऐसे चैन रिएक्शन चलता रहेगा। बंद कीजिए ना, इसको बंद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसका भी एगो लगाम होता है, क्या होता है, कैडमियम या बोरान की छड़। ये जो छड़ होती है, ये क्या होती है, न्यूट्रॉनों को सोख लेती हैं। बस इसी को खींच ली जाके, आगे किसी को मरबे नहीं करेगा, तो क्या फूटेगा, यूरेनियम नहीं फूटता है। तो ये होता है न्यूक्लियर फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन। इसी से हम परमाणु बम बनाते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे फिजन कराते गए, यहाँ पे बहुत मात्रा में एनर्जी निकलता है। और ये इसको बक्से में बंद करके करा रहे हैं, बक्से में बंद करके फिजन करा रहे हैं। एक ही बार जब पूरा फिजन हो गया तो इतना ना उसमें प्रेशर बन जाएगा, पूरा फाड़ देता है। और उसके बाद जितना रेडिएशन वगैरह, हीट वगैरह रहता है, सारा अपने अंदर से निकाल देता है। बहुत मात्रा में इसमें से हीट निकलता है। तो यही परमाणु बम का सिद्धांत यही है, नाभिकीय विखंडन। समझ में आ गया, मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक को तोड़ दीजिए, ऊर्जा ले लीजिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला होता है। देखिए कितना होता है, लगभग 1 केजी यूरेनियम में 30 लाख किलो कोयले की मतलब एनर्जी होती है। 30 लाख कोयला जलाएंगे, 30 लाख किलो कोयला जलाएंगे, 1 केजी यूरेनियम जलाएंगे, बराबर रहेगा। समझ में आ गया। तो ये होता है यूरेनियम की ताकत। अब इससे परमाणु बम बनता है। तो ये समझ में आ गया कि चैन रिएक्शन कैसे, जैसे एगो न्यूट्रॉन से एगो यूरेनियम फोड़े ना, उसमें से 3 गो न्यूट्रॉन निकला और 3 गो को फोड़ेगा, वैसे आगे वाले में से 9 गो को और फोड़ेगा। ऐसे करते करते आगे बढ़ता रहेगा चैन रिएक्शन। वैसे इसमें भी होता है, सेम इसमें भी वैसे ही होता है। अब इससे बिजली वाला बनता है। ये पृथ्वी पे हो सकता है, इसको नहीं करा सकते। कहाँ से कि इसको चाहिए हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, तभी प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद इतना ना प्रेशर चाहिए इसको, तो हम इतना प्रेशर भी नहीं ला पाते हैं, नहीं इतना हीट ला पाते हैं। बहुत ज़्यादा हीट लगता है। कितना हीट लगता है, 9 × 10⁹ 9 यहाँ पे कुछ नहीं होता है, 9 नहीं होता है, कुछ और होता है यहाँ पे, ठीक, हम भूल रहे हैं। मतलब कुछ इतना होता है 10⁹ जूल। अब बताइए इतना लगेगा तो बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए हम नहीं ये करा पाते हैं पृथ्वी पे। अब इस पे रिसर्च चल रहा है ताकि इससे जो है हम एनर्जी बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। इससे भी ज़्यादा इससे बनता है, तो इससे बनेगा तो हम बिजली बहुत बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बचा सकते हैं और बिजली बना सकते हैं। समझ में आया। तो ये इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन को हम थोड़ा प्रयोग में ले रहे हैं कि ये अगर आ जाए तो हम 1 बूंद पानी से कितना बना देंगे ये एनर्जी जब बना देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी बना देंगे। तो ये समझ में आ गया। यही होता है सूर्य के सतह में जिससे एनर्जी निकलती है। एनर्जी किस रूप में निकलती है, प्रकाश के रूप में निकलती है। समझ में आया। तो सूर्य में यही होता है, यही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसी की वजह से उसमें से हरदम प्रकाश निकलता रहता है। और ये जो होता है ये परमाणु बम का ये सूत्र है, मतलब परमाणु बम बनाया जाता है इसी के द्वारा। यूरेनियम को बस तोड़ दीजिए, एगो न्यूट्रॉन मार के, उसके बाद टूटता रहेगा। वो बक्से में बंद करके तोड़िए, बक्से में बंद करके तोड़ेंगे तो क्या होगा, टूटता रहेगा। एक ही बार इतना एनर्जी ना इकट्ठा हो जाएगा कि उसी को फाड़ देगा, बस बम बन गया, खत्म बात। ये ना होता है किसी भी बम में बारूद उरूद रहता है, जब पूरा जल जाता है तो इतना ना उसमें हीट उत्पन्न हो जाता है कि खुद को फाड़ देता है। तो यही होता है बम में। तो ये मतलब ये बम का कंसेप्ट है। और ये क्या है, ये सूर्य का कंसेप्ट है। सूर्य में कहाँ से इतनी ऊर्जा आती है। सूर्य में हाइड्रोजन जो होता है 73% होता है, वही हाइड्रोजन फ्यूजन कर करके हर एनर्जी का निर्माण करता है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।